हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो कैसे रही आपकी दिवाली वैकेशन, जरूर से हमें कमेंट करके बताओ क्या क्या किया, क्या नहीं किया और पढ़ाई किया कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंटली हमने आपके लिए पूरा शेड्यूल और टाइम टेबल का वीडियो बना के दिया था कि इस वैकेशन में आप क्या कर सकते हो दिवाली वैकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपने उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई जरूर से की होगी। चलो, अब तो दिवाली वैकेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए होंगे। जरूर से फटाफट कमेंट करना कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपकी दिवाली वैकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं, और स्कूल्स कब से रिस्टार्ट हो रहे हैं, जरूर से कमेंट करके बताना। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे ट्रैक के ऊपर, क्योंकि देखो अब दिवाली के पहले जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था, जो सेमेस्टर 1 एग्जाम हुआ था, उसमें तो हमने कई सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम दिए थे। लेकिन अब उसके आगे के चैप्टर्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके आने वाले जो एग्जाम्स है, यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम और आपके सेकेंड सेमेस्टर यानी फाइनल एग्जाम्स जो होंगे, उसमें आप बेस्ट से बेस्ट मार्क्स निकाल सकोगे। उसके लिए हम आपकी तैयारी के लिए आगे के चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर फिर से लेकर आ गए, जो कि हमारा न्यू बैच है। ठीक है, तो इस न्यू बैच के अंदर एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है आज से, जो कि 9th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन एक और चीज बता दूं, इसके पहले हमने सारे के सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे, हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस और हमारे आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स के वीडियोस प्रेजेंट है। पूरे स्टैंडर्ड के लिए 7th 8th 9th की बात करूं, पूरे सब्जेक्ट के लिए साइंस मैथ्स और एसएसटी सब्जेक्ट की बात, तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे पहले के, तो आप उनको भी जरूर से देखिए, प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज इसका पहला लेक्चर। पहले इस चैप्टर का मतलब क्या है, देखो लाइट जो होती है, आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, लाइट जो होती है वो एक अलग अलग तरीके से हमारे तक पड़ती है। लेकिन आप लोग एक तो बहुत अच्छे से चीज समझते होंगे कि द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट, पूरी दुनिया को जो लाइट सप्लाई करता है वो है हमारा सन, यानी सूरज देवता हम बोलते हैं उसको। तो जो सन होता है वो सबसे बड़ा एक सोर्स माना जाता है, करेक्ट है, सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। अब ये जो सोर्स है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो सोर्स है सन, अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक सन बना के दिखाता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय सन। ठीक है, ये क्या है, सन है। अब सन में से क्या निकल रहा है दोस्तों, लाइट्स निकल रहा है। अब ये लाइट सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं गिर रहा है, जितने भी प्लैनेट्स है हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर जिसमें सन प्रेजेंट है, उस सभी के ऊपर लाइट पड़ रही है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और ये हमारे पृथ्वी के ऊपर है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये चीज दिखाई दे रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी चीज हम जब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हो मुझे, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं बिकॉज मैं सिर्फ कैमरे में देख सकता हूं। आप लोग उसके पीछे क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ये पेन आप देख पा रहे हो या फिर अपने आसपास की चीजों को आप देख पा रहे होंगे। देखो, अपने नजर डालो आसपास के चीजों के ऊपर, नजर डालो आसपास के लोगों के ऊपर नजर डालो, तो आपको वो सब चीज दिखाई दे रहे होंगे, करेक्ट है। तो आपके घर में या तो लाइट सनलाइट के माध्यम से आ रही होगी, या तो आपने बल्ब या फिर जो ट्यूबलाइट होता है वो जला के रखा होगा। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूं, आप सभी लाइट्स को बंद कर दीजिए और आपके घर में जो धूप आ रहा होगा, सनलाइट जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप पर्दा लगा दीजिए। तो आपको महसूस होगा कि पूरे रूम में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और फिर आप वही चीज को देखने की कोशिश कीजिए जो आप पहले देख पा रहे थे। तो आपको अब पता चलेगा कि आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही। आपके बगल में भी कोई इंसान आके खड़ा हो जाएगा ना, तो भी आपको दिखाई नहीं देगा वो इंसान। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को देखने के लिए हमें चाहिए एक लाइट, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो हमारा आर्टिफिशियल लाइट हो, चाहे वो जिसको हम बल्ब या फिर ट्यूबलाइट बोलते हैं। तो इसका होना बहुत जरूरी है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस चीज की जरूरत है, हमें चाहिए लाइट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि सनलाइट जो है वो इसके ऊपर आया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो होता क्या है कि जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक तरीके से बहुत सारे लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा। और फॉर एग्जांपल ये हम जो है ना, हमारी आंखों के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। आपको पता है रेटिना, ये वर्ड आपने सुना होगा। आंखों के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, वैसे ही हमारे अंदर आंखों के अंदर रेटिना होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी चीज को देखने के लिए। तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, तो वो जो लाइट होता है वो ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सनलाइट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वो लाइट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा रहा होगा, और वो ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि टकरा के वापस से जाएगा और वो हमारे आंखों के ऊपर पड़ेगा, यानी वो लाइट हमारे आंखों के ऊपर पड़ेगा। और इस तरीके से पड़ेगा कि हमारा जो रेटिना है उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, इतने कम समय में होता है कि आप समझ भी नहीं पाते, और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज जो मैं देख रहा हूं वो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूं, ये मार्कर को इसलिए मैं देख पा रहा हूं क्योंकि ये पूरा मुझे दिख रहा है, बिकॉज लाइट जो आ रहे हैं ऊपर से, जो मैंने लगा के रखे हैं स्टूडियो के अंदर, वो लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है और उसका इमेज मेरे आंखों में यानी रेटिना में बन रहा है। तो ये चीज तो आपको पता चल गया कि कभी भी कोई भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट नहीं है तो हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे, चाहे वो हमारे आंखों के कितना भी नजदीक हो। तो वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्म करने के लिए चाहिए एक लाइट।
ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए आइए जानते हैं। अब ये चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का सोर्स क्या है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये आपको मैंने बता दिया। अब हम समझते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज हम जैसे लोगों ने, यानी इंसानियत के लोगों ने या फिर साइंटिस्ट बोलो, उन्होंने इन्वेंट किया है, उसको बोलते हैं हम लोग आईना, मिरर। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब रोज ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो आईना ना देखता हो, चाहे वो एक औरत हो चाहे वो एक आदमी हो। हर कोई इंसान सुबह उठ के अपना शक्ल आईने में देखता है, ठीक है। तैयार होने के टाइम, स्कूल जाने के टाइम, जॉब पे जाने के टाइम, हर एक टाइम अपना शक्ल या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो आईने में देखता है, करेक्ट है। तो वो जो आईना होता है दैट इज नथिंग बट द मिरर। ये होता क्या है इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मिरर से बहुत सारी चीज रिफ्लेक्ट होती है। हम जब अपने आप को देख पा रहे हैं मिरर के अंदर, हम मिरर में क्या देखते हैं, अपने आप को ही देखते हैं। तो वो मिरर में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं और ये मिरर एग्जैक्टली होता क्या है ये हम समझते हैं। तो पहली बात तो मिरर की मैं बात करूं तो मिरर क्या है, इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब एक ऐसा चीज है जिसमें लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम उसका इमेज फॉर्मेशन उस लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वो क्या करता है, विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और क्या करता है, क्रिएट द क्लियर इमेज। एक क्लियर इमेज जो है वो बनाता है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बहुत ईजी है ये सब चीजें। तो मिरर इज नथिंग बट अ सरफेस, और वी कैन से द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट्स एंड क्रिएट द क्लियर इमेज। ये आपको पता चल गया, ओके। अब क्या होता है कि जब भी कोई प्लेन सरफेस हम लेते हैं, किसी भी एक कांच के टुकड़े का, कोई भी कांच का टुकड़ा ले लो, लेकिन वो प्लेन होना चाहिए। कांच का टुकड़ा ले लो, एक पीस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास का एक कांच का टुकड़ा ले लो, और उसको अगर मैं कोट कर दूं, यानी उसके दो साइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का दो साइड होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये स्केल है, तो एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक इसके पीछे वाला साइड है, बराबर। कोई भी चीज का दो साइड होगा। तो जैसे मान लो ये कांच का टुकड़ा है, इसका ये साइड पे मैं क्या कर दूंगा, कोटिंग कर दूंगा, यानी कुछ चीज लगा दूंगा। वो चीज क्या है, इट इज कोटेड विथ सिल्वर मेटल, यानी सिल्वर मेटल का पॉलिश लेके इसके ऊपर मैं पूरा लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा जो है उस सिल्वर मेटल से ढक जाएगा और सिर्फ ये सरफेस जो है वो कांच का दिखेगा। तो जब वो कांच के सरफेस को आप देखोगे जिस साइड कोट नहीं लगाए, तो उससे होगा क्या कि जब लाइट पड़ रहा होगा, तो लाइट पड़ने के बाद यूजुअली जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है या फिर कांच की चीज होती है, वो उसमें से आर पार होकर चले जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ चीजें रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन भी है। तो और आपने क्या किया, अब इसको ढक दिया, मतलब किसी सिल्वर मेटल से आपने इसको कोट कर दिया, ढक दिया। तो जो भी लाइट जब इस पर टकराएगी तो वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्वियसली उसका एक इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से पहला मिरर जो है वो बनाया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जस्टस फोन लीबिग। जस्टस फोन लीबिग एक जर्मनी का साइंटिस्ट था, जिसने शायद ऐसे मजाक मजाक में ही ये चीज बना दिया कि कांच का टुकड़ा उसको कहीं मिला प्लेन, उसके ऊपर उसने एक सिल्वर मेटल लगा दिया, कोटिंग कर दिया, और जब उसने अपने आप को देखा तो उसकी शक्ल वहां पे दिख रही थी, यानी उससे ये पता चला कि हम अपने आप को इससे देख पाएंगे। तो इस तरीके से मिरर का, यानी कि आईने का आविष्कार हुआ। ओके, तो इसको, इस टाइप के मिरर को, यानी जिस मिरर के पीछे कोटिंग लगा होता है सिल्वर का, सिल्वर मेटल का, उस टाइप के मिरर को कहा जाता है सिल्वर ग्लास मिरर। क्या कहा जाता है बच्चा, सिल्वर ग्लास मिरर। अब ये तो इन्वेंट हो गया, लेकिन जैसे जैसे ये चीज के ऊपर और रिसर्च एंड बाकी चीजें होने लगी, तो बहुत सारी और डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे और इन्वेंशन हुए। तो बेसिक तौर पे दो टाइप के मिरर मेनली पाया गया। तो टाइप्स ऑफ मिरर हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, जो आईना होता है वो कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पूरा प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल मिरर, गोल मिरर। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेन मिरर का, और अगले लेक्चर में हम स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे, क्योंकि स्पेरिकल मिरर बहुत ज्यादा वास्ट है, बड़ा टॉपिक है, तो उसको टाइम चाहिए, तो हम उसको अगले लेक्चर में ही देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो चलिए आइए थोड़ा और जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर की बात किया जाए तो प्लेन मिरर क्या है, इट इज मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ ए फ्लैट ग्लास। कोई भी स्मूथ और फ्लैट ग्लास पीस रहेगा, कांच का टुकड़ा है, आप अपने घर में मिरर लगा सकते, मिरर बना सकते हो। आपके घर में अगर कोई कांच है जो प्लेन है, मतलब आर पार दिखाई दे रहा है, क्लीन दिखाई दे रहा है, तो बस उसके पीछे क्या करना है, आपको एक कोट करना है थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का। जैसे मैंने अभी सिल्वर का एग्जांपल दिया, लेकिन जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया तो सिल्वर के जगह पे एल्यूमिनियम आज के डेट में यूज किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो जो भी आप आईना देखते हो, आपके घर में जो भी आईना है मिरर, तो उसके पीछे आप देखोगे तो ब्लैक कलर का एक लेयर होता है, आप देखोगे। तो फिल्म का मतलब क्या होता है, आपका जो मूवी देखते हैं वो वाला फिल्म नहीं है, फिल्म मतलब एक लेयर।
ये फिल्म का फिजिक्स में मतलब होता है, जो आप फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हो ना साइंस में, तो उसका मतलब होता है एक लेयर। तो एक लेयर, एक रिफ्लेक्टिंग लेयर लगाया जाता है, किसका? एल्यूमिनियम का या फिर सिल्वर का भी लगाया जा सकता है, और उस लेयर के वजह से आगे का जो पोर्शन है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस फिल्म को, यानी इस रिफ्लेक्टिंग लेयर जो एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की बात कर रहा हूं, उसको भी मुझे बचाना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ वो भी गायब हो जाएगा और वो खराब भी हो सकता है। तो उस रिफ्लेक्टिंग फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक और चीज का कवरिंग डाला जाता है, मतलब एक और चीज का लेयर परत जो है चढ़ाया जाता है। वो जो लेयर होता है, अनदर कोट ऑफ ए सब्सटेंस लाइक लीड ऑक्साइड, यानी लीड एक मेटल होता है, आपको पता है पीबी प्लम्बम कहा जाता है उसको, लीड। तो लीड ऑक्साइड का एक कोटिंग, एक लेयर बोल सकते हो पेंट जैसा, उसके ऊपर, किसके ऊपर? एल्यूमिनियम और सिल्वर का जो भी लेयर आपने लगाया था उसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगा लीड ऑक्साइड का, जो कि उस प्रोटेक्टिव फिल्म को प्रोटेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आपका वो मिरर बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी प्लेन मिरर को बनाया जाता है। बहुत आसान है, आप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन आपको ये केमिकल्स यानी एल्यूमिनियम या फिर जो लीड ऑक्साइड है उसका जुगाड़ तो करना पड़ेगा, तब आप घर पे बना पाओगे। तो इस तरीके से जो फैक्ट्रीज होती है, जो आईना बनाती है, मिरर बनाती है, वो इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब आपको ये प्लेन मिरर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये प्लेन मिरर जो है ना, ये इतना आसान भी नहीं है। तो प्लेन मिरर का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पर्पस हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। तो उसी प्रकार हम 3 कंडीशंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि समझ लो कि मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया और उसको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में रख लिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मेरा प्लेन मिरर है, इस तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरफ से दिखाई दे रहा है और इस तरफ कोटिंग लगा हुआ है। तो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो मुझे अपना शक्ल दिखाई देगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, प्लेन मिरर को ना ऐसा रख रहा हूं, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इधर है। समझ में आ रहा है? वो इस तरफ है, मतलब इसका एक सरफेस कोटिंग वाला ऐसा है और इस तरफ ऐसा है, तो इसको मैंने इस तरफ रख दिया। ओके, समझ लो ये मेरा एक प्लेन मिरर है। अब मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट सोर्स ले लेता हूं, मतलब पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट से लाइट आ रहा होगा, जिसको हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूं, लेट्स सपोज ओ। ये क्या है मेरे लिए? पॉइंट सोर्स है। याद रखना, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, ये पॉइंट सोर्स है। अब समझ लो कि पॉइंट सोर्स से क्या हो रहा है, एक लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कभी भी याद रखना, एक होता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो हम लोग इसको आई बोलते हैं। जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी लाइट आ रही है, तो उसको आई से डिनोट किया जाता है, आई फॉर इंसिडेंट रे। और जब वो आईने पे पड़ेगी, ऑब्वियसली जब आईने पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो समझ लो इस तरीके से वो एक एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको मैंने साउंड में भी पढ़ाया था, और ये लाइट में भी सेम फंडा होता है। लाइट जो होती है जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मान लो कि कोई लाइट अगर सीधा आ रही है तो सीधा ही जाएगी। तो हम पहले सीधा वाला की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले सीधा बात कर लेते हैं। चलो आपको मैं हर एक कंडीशंस बता देता हूं। तो लेट सपोज, एक और चीज है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एक कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे। लेट सपोज कि मैं क्या करता हूं, एक मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं। किस चीज का है ये एक मिरर है। मिरर मैंने ले लिया। अब मान लो एक और चीज यहां पे मैं बता रहा हूं। मान लो कि एक जगह से लाइट आ रही है यहां पे, ठीक है, एक और जगह से यहां पे लाइट आ रही है और एक और जगह से लाइट यहां से आ रही है। तो होगा क्या कि जब लाइट आ रही है तो इस तरीके से आएगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आई बोलूंगा, यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलूंगा। ऑब्वियसली जब ये लाइट आ रही होगी तो इससे टकराएगा, किससे? मिरर से टकराएगा। तो जैसे मैंने बोला कि लाइट जो भी एंगल से आती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो लाइट अगर सीधा आ रहा है तो टकराएगा, तो सीधा ही रिटर्न आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो लाइट आ रहा है वो सीधा ही यहां से क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलते हैं, आर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है? रेज फॉलिंग नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे, पहला कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेज फॉलिंग नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है हमारा। ओके, ये क्या हो रहा है? नॉर्मली रेज फॉल हो रहा है। अब एक और कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे तो दिया हुआ है, तो यहां पे भी सेम चीज होगा कि रे जो है मेरा इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है उस तरीके से क्या हो जाएगा? ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है, लेट सपोज, यहां पे ध्यान देना बच्चा, यहां पे ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और रे ऑफ लाइट लेता हूं। ठीक है, एक और मिरर ले रहा हूं, माफ करना, एक और प्लेन मिरर ले लिया, इस तरीके से मैंने क्रॉस सेक्शन में रखा। अब जैसा मैंने बताया, एक मैं ले लेता हूं यहां पे एक ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे एक पॉइंट सोर्स बोल देता हूं। यहां पे एक मैं पॉइंट सोर्स ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट सोर्स ले लिया। अब यहां से एक एंगल पे एक लाइट आ रही है, यानी आई आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है। और जैसा मैंने बोला कि जहां से आएगा, जिस एंगल से आएगा उस एंगल से वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो यहां पे समझ लो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, इसको मैं बोलूंगा आर। ठीक है, समझ लो उसी पॉइंट सोर्स से एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, उसी पॉइंट सोर्स से एक और रे ऑफ लाइट आ रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से, एक सेकंड रुक जाओ, इस प्रकार से एक और पॉइंट सोर्स से लाइट आई
और इस प्रकार से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस एंगल से आया उससे रिफ्लेक्ट भी हो गया, तो मान लो ये भी मेरा आई है, ठीक है, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड है, तो ये I1 ले लो या I2 ले लो, ठीक है। वैसे ये I1 का हो जाएगा R1 और ये I2 का हो जाएगा R2। इससे समझ में आया कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा मिरर था, जैसे ही जो एंगल पे आया वो रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा प्लेन मिरर का एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जिस एंगल से आ रहा है उस एंगल से गया। लेकिन मान लो कि ये जो रे ऑफ लाइट जो है इस तरफ जो हमारा रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका अगर मैं बियॉन्ड द मिरर पीछे जाके अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यानी उसका जो फोकस है, या फिर फोकस नहीं बोलूंगा मैं, इसका जो रे का जो ये है इसको मैं क्या करता हूं पीछे ले लेता हूं, तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो रे था वो एक जगह पीछे जाके एक जगह पे मिलता है, और वो जो जगह रहेगा वो रहेगा समझ लो मेरा O1 या फिर O डैश बोल लो, ये मेरा O था, और यहां पे क्या हो रहा है आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्वर हो, अगर आप एक ऑब्जर्वर हो और आप यहां से देख पा रहे हो, समझ लो कि आप एक ऑब्जर्वर हो और आप क्या कर रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ये आपका आंख है, यहां से आप देख रहे हो इस लाइट को, तो आपको ये लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। क्योंकि अगर आप एक ऑब्जर्वर हो और अपने आप से आप देख रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो यहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो ये मेरा क्या है, एक ऐसा फंडा है जो बताता है रेज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। ये क्या बताता है, रेज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, याद रखना ये चीज, रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब एक और फंडा हो सकता है, इमेज ऑफ सोर्स फॉर्म्ड बाय अ मिरर। तो जैसे एक और मिरर ले लेता हूं यहां पे मैं, ठीक है, मैं क्या क्या करता हूं, एक और मिरर ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे इसको मैं क्रॉस सेक्शन मार देता हूं, ये मेरा एक और प्लेन मिरर ले लिया। अब यहां पे क्या करता हूं, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये, अब पहले मैंने क्या लिया था, एक पॉइंट सोर्स लिया था, ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए एक पॉइंट सोर्स था, मतलब एक पॉइंट से मेरा लाइट आ रहा है, मेरा पॉइंट सोर्स है। अब मैं पॉइंट सोर्स के जगह पे पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है, पॉइंट सोर्स के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सोर्स ले लेंगे, या फिर जिसको हम एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा पेन है, इसको मैं यहां पे प्लेस करता हूं, ठीक है, अगर इस चीज को मैं यहां पे प्लेस करूंगा तो मेरा ये कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा और टेढ़ा बना देता हूं, एक सेकेंड, ये ठीक रहेगा, ऐसा नहीं, चलो अपने हाथ से ही बनाता हूं, कोई बात नहीं, समझ लो, अरे एक सेकेंड, हाँ समझ लो, ये मैंने पेन बनाया, ठीक है, ये मेरा क्या है, पेन है। तो यहां पे मिरर के सामने इस प्रकार जब मैं पेन रखूंगा, यानी कोई एक्सटेंडेड सोर्स रखूंगा, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तरफ से उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आईने के सामने सीधा खड़े रहोगे तो आपको अपना इमेज सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा टेढ़े हो जाओगे तो आपका जो इमेज रहेगा वो भी आपको टेढ़ा दिखाई देगा। तो इस तरीके से वो चीज होती है, समझ गया, दैट इज द इमेज ऑफ सोर्स फ्रॉम बाय अ मिरर। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा रिफ्लेक्शन का फंडा जो है बता दिया, किस तरीके से सीधा आया तो सीधा रिफ्लेक्ट होता है, एंगल पे है तो एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, ये सब चीज मैंने बता दिया। अब इसी प्लेन मिरर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है दोस्तों नंबर ऑफ इमेजेस, उसको भी स्टडी करते हैं, बहुत मजेदार है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यूजुअली क्या होता है कि जब मैं कोई आईने के सामने खड़ा होता हूं और अपने आप को देखता हूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं राहुल हूं, पता है आपको मैं राहुल हूं, तो राहुल जब एक इमेज के सामने खड़ा होगा तो उसको एक और राहुल दिखाई देगा, यानी उस मिरर के अंदर एक और राहुल दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं दो मिरर ले लेता हूं, दोनों इस तरीके से मैं ज्वाइन कर लिया, ये एक मिरर है ये एक मिरर है, ठीक है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ मिरर है, मैं अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जो मिरर है यहां पे, ठीक है, वो क्या है, दो है, नंबर ऑफ मिरर दो है और इस प्रकार से चिपके हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये इस प्रकार से चिपके हुए हैं तो इन दोनों मिरर के बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा, लेट्स सपोज एंगल ए। और मान लो कि उस ऑब्जेक्ट, उस मिरर के आगे मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूं, लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूं, उस मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे इस ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा। तो क्या लगता है आपको कि जब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में इमेज के तौर पे दिखाई देगा, जैसे मैं कोई चीज को यहां पे रख दिया तो इस मिरर में भी उसका एक इमेज दिखाई देगा यहां पे, और साथ में इस मिरर में भी इमेज जो है वो दिखाई देगा लगभग यहां पे, एक अंदाजा के तौर पे, यह मैं आपको बता दिया। तो इससे यह पता चला कि जब कोई भी मिरर के अंदर एंगल्स आ जाते हैं, यानी कि जब बहुत सारे मल्टीपल मिरर ज्वाइन होते हैं उसके बीच में एंगल्स आते हैं, तो नंबर ऑफ इमेज जो होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है, नंबर ऑफ इमेज होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में मिरर रूम होते हैं, देखा है कभी,
एक मूवी है हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी शायद, तो उसमें ना एक ऐसा रूम आ जाता है जिसमें वो अक्षय कुमार रहता है, वो जाता है और उसमें हर जगह उसको अक्षय कुमार ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें इतने मिरर्स होते हैं, कम से कम 30-40 मिरर एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट किए हुए रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा, इस तरीके से, तो यहाँ मिरर, यहाँ मिरर, यहाँ मिरर, बहुत बहुत सारे मिरर एक एक एंगल पे रखे होते हैं। तो जब वो इंसान जाएगा तो हर जगह उसको अपनी शक्ल दिखाई देगी और उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कहां से निकलना है। तो दैट इज नथिंग बट द मिरर रूम, जो कि सर्कस में और मेले वगैरह में लगते हैं ज्यादातर मैजिक दिखाने के लिए, ये आपको शायद पता होगा। तो कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं? तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया और एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर। यानी कोई भी मिरर कौन से एंगल पे है, वो एंगल अगर मुझे पता है तो मैं बता सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस उस ऑब्जेक्ट के बनेंगे। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट में आपको दो मिरर रखे हुए हैं और यहां पे एक एंगल है, तो वो एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फॉर्मूला बोलता है कि n मतलब है मेरा नंबर ऑफ इमेजेस और a है मेरा एंगल बिटवीन मिरर। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक समझाता हूं, एग्जाम्पल एक समझाता हूं। तो आपको समझ लो कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको बोला रहेगा कि अगर कोई मिरर के बीच में, दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री, तो आप बताओ कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगा? मेरा फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या है मेरा फॉर्मूला बच्चा? मेरा फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 360 अपॉन a माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन a माइनस 1। तो अब मुझे पता है एक चीज, अब मुझे एक चीज पता है कि n इज इक्वल टू फॉर्मूला है 360 अपॉन a। तो एंगल कितना है मेरे पास? दो मिरर के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया हुआ है, माइनस 1 करना है। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 120 करो, ये 0 0 कैंसल, 12 1 12, 12 3 36, कितना आया? 3, और ये माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। तो n इज इक्वल टू 2, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई दो मिरर के बीच में एंगल अगर 120 डिग्री का हो तो 2 इमेजेस फॉर्म। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अगर 120 डिग्री का एंगल है मिरर के बीच में तो कितने इमेजेस बनेंगे, मैं बोलूंगा 2 इमेजेस बनेंगे। वैसे ही आपको अगर कोई पूछता है कि अगर दो मिरर के बीच में कितना एंगल है, मान लो आपको दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कोई मिरर अगर ऐसा है, ठीक है, कोई मिरर ऐसा है तो उसका एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री समझते हो, एकदम ऐसा, जैसे कोई चीज है कि यहाँ पे फोल्ड करके बताता हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेज है, अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, देख रहे हो? तो ये जो डिग्री होता है, ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री, आपको पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है 90 डिग्री मतलब ये वाला डिग्री। तो इस तरीके से अगर कोई मिरर है आपका इस तरीके से, तो बराबर इसके बीच में 90 डिग्री का है, तो कितने इमेजेस बनेंगे? तो चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ए 90 डिग्री है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस। तो फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय a माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का मेरे पास तो फॉर्मूला है, तो इसमें मैं वैल्यू डालता हूं, तो वैल्यू डालूंगा तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय a का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। तो अब यहां पे आप देखोगे तो ये 0 कैंसल, 9 * 9, 9 × 4 = 36, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1, n इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या पता चला हम लोग को कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे मिरर के सामने जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो कितने इमेजेस दिखाई देंगे हमें? उस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस? 3 इमेज दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? ओके। अब एक और चीज करके दिखाता हूं, एक और चीज करके दिखाता हूं। लेट सपोज आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका जो मिरर है उसके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालो। तो मुझे पता है दोस्तों, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय a का वैल्यू है 60, माइनस 1 करूंगा, 0 0 कैंसल, 6 1 = 6, 6 6 = 36, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 - 1, यानी n का वैल्यू आ गया 5। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब कोई मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री का हो तो हमें 5-5 इमेजेस, यानी एक ऑब्जेक्ट के 5-5 इमेज दिखाई देंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से कितने भी एंगल का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो मैं आपके लिए फिलहाल में 2 एग्जांपल होमवर्क देना चाहता हूं कि अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो n कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, और दूसरा एग्जांपल है जब एंगल आपका 30 डिग्री पे होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। ये 2 एग्जांपल है,
आप लोग के लिए होमवर्क, जरूर से मुझे कमेंट करना कि जब एंगल 45 होगा तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे और जब एंगल 30 होगा तब कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ये दो चीज फटाफट से बच्चा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट को चेक करने वाला हूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो मिरर का पार्ट है और प्लेन मिरर का जो पार्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला लेक्चर जब मैं लेकर आऊंगा, यानी लेक्चर नंबर 2 जब लेकर आऊंगा, उसमें हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। स्पेरिकल मिरर गोल होता है, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर, किस तरीके से काम करता है और कहां कहां यूज होता है, आपने कहां देखा है उसको, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।